हेलो, गुड आफ्टरनून, आदाब। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। आज का दिन काफ़ी अहम है हम तमाम हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि आज कोरोना वबा से लड़ने में एक और हैट्रिक लग चुकी है। वो ये कि आज 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है और साथ ही साथ एक एंटी वायरल ड्रग को मंजूरी मिली है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कोरोना की लड़ाई अब धीरे धीरे आसान होती जा रही है, क्योंकि वैक्सीन को मजीद मंजूरी मिल रही है। 2 वैक्सीन हैं जिनका आपके सामने मैं जिक्र करना जरूरी समझती हूँ। नई वैक्सीन जिनका नाम है कोवोवैक्स और एक है कॉर्बेवैक्स। ये 2 वैक्सीन हैं जो मंजूरी इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इन्हें मंजूरी मिली है। आज इस हवाले से महकमे वजारत सेहत ने इस हवाले से ऐलान किया है और फैसला किया है कि इमरजेंसी यूज इसका किया जा सकता है। तो कितना बड़ा अहम कदम है और कितना अब लोगों को फुली वैक्सीनेटेड होने में वक्त लगेगा, ये एक अहम सवाल है। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, डॉक्टर्स भी यही कहेंगे, क्योंकि बूस्टर डोज की पहले ही इजाजत दे दी गई है। 1 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगाया जाएगा। साथ ही ये भी मंजूरी मिली है कि चिल्ड्रंस अब 15 साल से 18 साल के बीच जिनकी उम्रें हैं वो भी वैक्सीनेटेड हो सकते हैं। लिहाजा कोविन ऐप पर उन्हें जाना है और अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना है। उनके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो स्कूल का आईडी कार्ड भी चलेगा। साथ ही हुकूमत की तैयारी, स्कूल इंतजामिया की तैयारी कोलैबोरेशन के साथ ये चल रही है कि बच्चों को स्कूलों में ही कोविड का टीका लगा दिया जाए। इस बीच ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 600 से ज्यादा आज केसेस आए हैं, जिसके बाद आज एक मीटिंग दिल्ली में मुनक्किद की गई, क्योंकि दिल्ली में मीटिंग बार बार इसलिए इनकाद किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में लगातार कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की केसेस में इजाफा हो रहा है। लिहाजा दिल्ली सरकार ने एक प्लान भी मुरत्तब किया है। उस प्लान के तहत ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, एम्बर अलर्ट, इस तरह के अलर्ट जारी करेगी सरकार और उसी की बिना पर उन एरियाज में, उन इलाकों में पाबंदी आयद की जाएगी। और ये प्लान तमाम सरकारों का है। वहीं कई रियासतों में हम देख रहे हैं कि कोविड के हवाले से, ओमिक्रॉन के हवाले से नाइट कर्फ्यू का भी इनकाद कर दिया गया है। लिहाजा हम सबको महफूज रहने की ज़रूरत है, सेहतमंद रहने की ज़रूरत है। और साथ ही जब सेहतमंद की बात आती है तो फिटनेस का भी ख्याल आता है। तो हमारी ज़िंदगी में फिटनेस कितना इम्पॉर्टेंट है, कितनी अहमियत का हामिल है, ये भी हमें जानना चाहिए। एक ऐसे डॉक्टर को आज हमने मदऊ किया। डॉक्टर मैंने पहले ही लफ्ज का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे शो में ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर माहिर शख्सियात जो पैनल में शामिल होते हैं वो डॉक्टर होते हैं। और डॉक्टर के अलावा अगर उनके नाम में सफिक्स हो तो एक ऐसे ही डॉक्टर को हमने मदऊ किया है जो रनर भी हैं, यानी फिटनेस फ्रीक भी आप उन्हें कह सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर 2 खास मेहमानों को आप देख पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि पीसीआर उन विजुअल्स को दिखाए जिस डॉक्टर की मैं बात कर रही हूँ, और हमारे दरमियान डागर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर डागर, बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ डॉक्टर अनिमेश चौधरी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो आप विजुअल्स देख पा रहे हैं, पिक्चर्स देख पा रहे हैं, वो डॉक्टर सुनील डागर की तस्वीरें हैं। आप डॉक्टर हैं और साथ ही साथ आप एक रनर भी हैं, यानी रनिंग में आपको खासा दिलचस्पी है। एक डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है हम सबको पता है, तो इस लाइफ में, इतनी हैक्टिक लाइफ में कैसे वो वक्त निकालते हैं। और एक नहीं, दर्जनों में कह रही हूँ इसलिए क्योंकि उन्होंने दर्जनों मेडल्स जीते हैं। तो कैसे तवाज़ुन बरकरार करते हैं, कैसे उनके अंदर ये पैशन आया, ये सब भी जानना ज़रूरी हो जाता है। और कोविड दौर में उन्होंने फिटनेस को लेकर लोगों से क्या कुछ बातें कहीं, ये भी बहुत जानना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आज का अहम दिन ये है कि आज 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है। इस कदम को डॉक्टर्स कैसे देखते हैं वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले डॉक्टर अनिमेश चौधरी साहब, मैं आपके पास आऊंगी। आप कोविड इंचार्ज हैं। आप ये बताइए कि 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है, साथ ही एक एंटीवायरल ड्रग है, इस कदम को आप कैसे देखते हैं? वैक्सीन तो हमारे पास पहले भी थी। जितनी ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध रहेंगी उतना अच्छा है लोगों के लिए, क्योंकि अवेलेबिलिटी इजी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात होती है ओरल पिल को मंजूरी मिलना। जब हमारे पास किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए मुंह से खाने वाली दवा उपलब्ध होती है, ओरल पिल उपलब्ध होती है, तो उससे लड़ना आसान होता है। क्योंकि टैबलेट फॉर्म आप घर में दे सकते हैं, ओपीडी बेसिस पे दे सकते हैं। जो बेसिक दवाइयां थी कोविड के लिए अभी तक, वो इंजेक्टेबल ही थी। हम स्टेरॉइड को टैबलेट फॉर्म में दे सकते थे, पर उसके कुछ साइड इफेक्ट्स थे जिसके लिए हमें केवल एडमिट करना पड़ता था पेशेंट को। रेमडेसिविर या फिर हाई डोज स्टेरॉइड या जो भी दवाइयां थी वो इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल थी।
ओरल फॉर्म में आने के बाद कोविड से लड़ना बहुत आसान हो जाता है। और एक दवाई अभी इंडिया में हमें मंजूरी मिली हुई है, पर विश्व में 2 दवाइयां आ चुकी है। एक और दवाइयां जो है पैक्सलोविड के नाम से भी आ चुकी है और जो ज्यादा इफेक्टिव मानी जा रही है। मेरा मानना है कि शायद 1-2 महीने के अंदर गवर्नमेंट उसको भी अप्रूव कर देगी। और भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और ऐसी दवाइयां भारत में बहुत तेजी से आती है। तो ये जो 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है, क्या ये ओरल फॉर्म में है? नहीं, वैक्सीन को जो मिली है, जो कोवावैक्स है और कार्बेवैक्स है, वैक्सीन ओरल फॉर्म में नहीं होती है। ओरल कोविड वैक्सीन अभी कॉन्सेप्ट में भी नहीं है। एक नेजल कोविड वैक्सीन है, पर वो भी अभी आई नहीं है। मैं टेबलेट की बात करूं, दवाइयां जो आपको मालूपिराविर जो उपलब्ध हुई है वह जो है वह ओरल फॉर्म में है। इससे पहले कोविड के जो इलाज थे वो इंजेक्टेबल फॉर्म में थे। हाँ। तो ओरल इलाज यानी एंटीवायरल ड्रग की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल जी, ठीक है। तो ये सरकार के इस कदम को डॉक्टर्स भी सराह रहे हैं। कितना मुफीद ये कदम साबित हो सकता है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आप नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि आप हमसे जब जुड़ें तो अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद करके हमसे जुड़ें और सवालात करें। और एक बार फिर से नाज़रीन से कहना चाहेंगे कि टीवी स्क्रीन पर नंबरात फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरात को डायल करें और हमारे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। डॉक्टर सुनील डागर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। सबसे पहले नई वैक्सीन के हवाले से आपका क्या दिमाग है बताइएगा, और साथ ही ये बताइए कि एक डॉक्टर होने के नाते ये रनिंग का भूत कब से चढ़ा, कैसे चढ़ा, क्या जहन में आया जिसके बाद आपने इस पैशन को अपनाया? जी धन्यवाद, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सबसे पहले जो आपने वैक्सीन वाली बात कही, ऑब्वियसली बहुत ही सराहनीय कदम है ये। तो हम लोग कब से इस बात को चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में जो डिफरेंट हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हैं वो अवेलेबल कराई जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट, जो फुली वैक्सीनेट है वो किया जा सके। और अब तो हमारे लिए जरूरत हो गई कि हमें बूस्टर डोज लगाने जा रहे हैं हम 10 जनवरी से हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को जी। तो ये ऑब्वियसली एक सराहनीय कदम है। ये तो विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव जो हमारे देश में चल रहा है, ये इसने इतिहास रच दिया है इस त्रासदी के साथ साथ। जी, इसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी में जो रनिंग करते हैं, कई सारे मेडल अपने नाम ले चुके हैं। ये पैशन कहाँ से आया? चूंकि मैं पढ़ रही थी स्टार्टिंग की जानकारी आपके हवाले से कि 2017 से आपने स्टार्ट किया है। स्टार्ट करने की पीछे मकसद क्या रहा? एक डॉक्टर होना भी काफ़ी हैक्टिक होता है, क्योंकि आप लोगों का पेशा ऐसा रहता है कि हर वक्त इमरजेंसी रहती है। ऐसे में वक्त कैसे निकालते हैं और कैसे जाना हुआ इस तरफ? जी डेफिनेटली, बेसिकली जब तक हम मेडिकल कॉलेज में थे तब तक ज्यादा रुझान रहता था खेल कूद की तरफ। और मैंने 2007 में मैंने मेडिकल कॉलेज खत्म किया। उसके बाद से फिर आई डिड माय एमबीए फ्रॉम सिम्बायोसिस, एमफिल फ्रॉम बिट्स पिलानी इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो उसके बाद से मेरा पूरा पोर्टफोलियो जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए उस तरफ आ गया। और हम लोग का वर्क प्रोफाइल, हम लोग का दिन जरूर शुरू होने का समय जरूर होता था, कब खत्म होगा वो नहीं पता चलता था। तो उसके चलते कुछ फिटनेस इश्यूज, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो थी, मुझे एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती थी। और तो संडे ऐसे ही अपने कुछ और नॉन मेडिको दोस्तों के साथ मैंने सितंबर 2017 में इसको शुरू किया। शुरुआत में तो बड़ी दिक्कत आती थी लॉन्ग रनिंग करने में, तो धीरे धीरे आई ट्रेन माई सेल्फ, दौड़ते रहे जी। और धीरे धीरे वो माइलेज को बढ़ाया हम लोगों ने, प्रतिदिन के माइलेज को बढ़ाया, फिर वीकली माइलेज को बढ़ाया। और अब ये हो गया कि कम से कम हम हफ्ते में 4 से 5 दिन दौड़ते हैं, अपने आप को ट्रेन करते हैं, रोड पे दौड़ते हैं। जरूरी ये है कि हम अच्छा रनिंग शू अच्छा पहने, ताकि आपको घुटनों में या पैरों में कोई इंजरी ना हो, क्योंकि रोड पे दौड़ना इज नॉट अ इजी गेम। और फिर दौड़ने के बाद जो मजा आता है, जो सुकून फील होता है, वो एक दौड़ने वाला ही समझ सकता है। जो लोग घरों में बिस्तरों में रहते हैं वो नहीं समझ सकते। तो इसलिए उठिए और दौड़िए। हमारे दरमियान अनिमेश चौधरी साहब भी हैं, जो कि डॉक्टर हैं पेशे से। आप भी आप फिटनेस को किस तरीके से देखते हैं? जाहिर सी बात है, डॉक्टर्स तो लोगों को फिट होने के लिए बोलते ही रहते हैं। ऐसे में एक डॉक्टर का फिटनेस फ्रीक होना कितना अहम हो जाता है? अगर वो इस पेशे में है तो जाहिर सी बात है वो दवाइयों के साथ लोगों को फिटनेस के अलग अलग टिप्स देते होंगे। अनिमेश साहब, मैं हमेशा ये बात कहता आया हूं कि एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए आपको बीमार होने का इंतजार नहीं करना है। महामारी आ गई इसलिए आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। जब आपको समय मिले तुरंत ही आप एक फिटनेस
अपनी बॉडी का जीवन शैली चेंज कर दीजिए, लाइफ स्टाइल चेंज कर दीजिए। आप हो सकता है फ्रीक हो, आप चाहे हो सकता है फ्रीक ना हो, पर एक सामान्य जीवन शैली में आपको जितना होना चाहिए कि सुबह उठ के थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, रात को सोते समय थोड़ा चलिए और एक्सरसाइज कीजिए, और दिन भर आपके काम, अगर आपका बैठने वाला काम भी है तो एटलीस्ट मैं ये बोलता हूँ कि वॉशरूम जो है सबसे दूर का यूज कीजिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अपने लाइफ स्टाइल में आप चेंज कीजिए, जिससे आपका जो बैठने वाला सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो पाए। खाने पीने में चीजें चेंज कीजिए, थोड़ा थोड़ा खाइए, पेट भर के मत खाइए, जितना खर्च कर रहे हैं उतना ही खाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट, दिन भर थोड़ा बहुत चलते रहिए, लगातार स्क्रीन टाइम में मत रहिए, थोड़ा बीच बीच में भले 10 सेकंड से 20 सेकंड के लिए ही अपनी आंखों को आराम दीजिए। तो ओवरऑल हेल्थ जो है फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ पे आपको ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इसके लिए आपको बीमार होने का इंतजार नहीं करना चाहिए कि मेरे को शुगर हो गई, बीपी हो गया, मोटापा आ गया तब मैं यह करूंगा। जी, कोरोना दौर में हमने ये देखा डॉक्टर सुनील डागर साहब कि लोग जो है फिजिकली फिट भी नज़र आए, क्योंकि घर में थे तो उनके पास कोई वर्क नहीं रहता था, लेकिन एक मेंटली हेल्थ के हवाले से उन्हें परेशानियां हुई। तो ऐसे में अगर जो नौकरी पेशा अफराद हैं वो अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या करें ताकि उन्हें कोई दुश्वारी ना हो, क्योंकि हम ये देखते हैं जो नौकरी पेशा अफराद होते हैं उन्हें बैक पेन होता है, घुटनों में दर्द होता है, किसी के नेक में, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या कुछ करना चाहिए ताकि इन तमाम चीजों से वो दूर रह सकते हैं? जी डेफिनेटली देयर आर बहुत सारी ऐसी चीजें वो घर रह के भी, अब जब से कोविड आया तब से एक ये वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम एनीवेयर का कल्चर जो स्टार्ट हुआ है, उसमें क्या हुआ कि लोग जो पहले ऑफिसेस जा पाते थे अब वो घर से ही काम कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास काफी अच्छी और आसान तरीके हैं जिनको हम अपना के अपने आप को फिट रख सकते हैं। योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, हम एक जगह पे खड़े रह के दौड़ने की क्रिया भी कर सकते हैं, जिससे वही फिटनेस लेवल जो हम लोग बाहर रोड पे दौड़ के अचीव करते हैं वो प्राप्त किया जा सकता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी फिटनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बैलेंस्ड डाइट का। जी, हम जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं वहां पे विटामिन B12 और D3 का डेफिशिएंसी मेरा ये मानना है कि अमूमन सभी में मिलेगा, वेदर दे आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो उसका सप्लीमेंट लेना जरूरी है, उसका रिप्लेनिशमेंट होना जरूरी है। और जब आप किसी एथलेटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, फिटनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट और ज्यादा हो जाती है जब आपको, क्योंकि इसमें आपको इसका सप्लीमेंट क्या क्या है आम जबान में अगर लोगों को आप मशवरा दें तो इन विटामिन जिनका 2 का जिक्र किया, B12 और इसके अलावा एक और विटामिन का, क्या सप्लीमेंट्स हैं आप जो बताएं? ये हमें नेचुरल हर्बल फॉर्म में भी बड़े अच्छे ब्रांड्स में अब तो ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं उन पे भी हमारे पास अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ विटामिन डी के लिए आप हफ्ते में अगर आपकी डेफिशिएंसी है, आपने डायग्नोस्टिक्स में चेक कराया है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका डोज लेने की जरूरत होती है। अमूमन जो विटामिन D3 का है वो कुछ समय के लिए, तकरीबन 10 से 12 हफ्ते के लिए हफ्ते में एक बार लेना होता है। और विटामिन B12 का भी इसी तरीके से आप 2 से 3 महीने तक उसको पर डे का एक डोज होता है, वो आप लेके उसको फिर बंद कर सकते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन लोगों को ये कमी ना हो, विटामिन डी की कमी ना हो, इसको लेकर लोगों को अपनी दिनचर्या में यानी मामूलाते जिंदगी में डॉक्टर अनिमेश क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, यह डेफिशिएंसी आज की डेट में भारत और आसपास के जो कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट हमारा, वहाँ बहुत ज्यादा है। इवन नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ। लोगों को क्या करना चाहिए, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो एटलीस्ट आप अपने खाने में एग शामिल कीजिए, फिश शामिल कीजिए। जो लेट पचने वाले खाने हैं जैसे कि मटन या चिकन, उसको आप अवॉइड कीजिए, पर एग और फिश, और उसमें भी कोशिश कीजिए कि वो रोस्टेड हो या फिर उबली हुई हो। वेजिटेरियन लोगों के साथ दिक्कत आती है क्योंकि वेजिटेरियन खाने में यूजुअली विटामिन डी नहीं होता, पर दूध में थोड़ी मात्रा में विटामिन डी होता है। विटामिन डी हम बोलते हैं कि धूप से मिलता है, पर उसके लिए आपको बहुत देर तक धूप में रहना पड़ता है। और जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है और अल्ट्रा वायलेट रेस बढ़ती जा रही है, तो बहुत देर धूप में रहने से आपको स्किन कैंसर का चांस होता है। तो विटामिन डी की अगर आपके अंदर डिफिशिएंसी है तो मैं सलाह दूंगा कि आप टेबलेट या ओरल फॉर्म में, इंजेक्टेबल फॉर्म में विटामिन डी ले लीजिए, क्योंकि विटामिन डी ना केवल आपकी हड्डियां कमजोर करता है, आपको डिप्रेशन भी होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन B12 और बाकी जो विटामिन हैं उसके लिए मैं लोगों को सलाह देता हूं कि आप दही खा सकते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन लोग के लिए दही एक तरह से एग के बराबर होता है, अंडे के बराबर होता है। वो उसमें बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में विटामिन बनाते हैं। इसके अलावा आप पनीर खा सकते हैं, और अंकुरित अनाज जो स्प्राउट्स हम बोलते हैं, स्प्राउट्स खाना चाहिए। स्प्राउट्स से भी आपको न केवल बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, इसके अलावा आपको विटामिन भी मिलते हैं। ताजी सब्जियां, हरी सब्जियां आपको खाना चाहिए। और जो फल आप खाते हैं वह कोशिश कीजिए जो लोकल फल आपके यहाँ उगते हैं, हर जगह पर कुछ लोकल फल होते हैं, ताजे फल, उनको खाइए, ना कि हाइब्रिड फल खाइए, ना कि ऐसे फल
जो कच्चे तोड़ के आपको बाहर से पका के दिए जा रहे हैं वो मत लीजिए। पेड़ में जो पके हुए फल होते हैं, जो लोकल छोटे छोटे रास्ते में लोग बैठ के बेचते हैं, आप उनको खाना प्रेफर कीजिए। तो इन छोटे, और एक चीज है, इन सब में फिर भी आयरन की कमी रह जाती है, तो लोकल फ्रूट्स में कई बार आयरन रहता है। हमारे यहाँ जो कस्टर्ड एप्पल होता है, मुनगा होता है, उसमें आयरन मिलता है, गुड़ में आयरन मिलता है। और इसके अलावा लोहे की कढ़ाई में हमेशा एक टाइम का खाना बनाना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए पहले के बुजुर्ग ये बोलते थे कि अगर आपको सरसों का साग बनाना है तो लोहे की कढ़ाई में बनाइए। डॉक्टर्स उसी मशवरे को दोबारा लोगों के सामने रख रहे हैं, यानी साइंस जो चीजें कह रहा है और जो पहले जो बातें कुछ कही गई हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही है। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोग्राम में, उन्हें शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का फजल। वैक्सीन तो आपने ले ही ली होगी, उम्मीद है। जी 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 माशाल्लाह। जी, आपका सवाल आज क्या है? जी मैं दोनों डॉक्टर से मेरा सवाल ये है, हाँ, कोरोना वायरस की जो आ चुका, अब ओमिक्रॉन वायरस भी आया है, इन दोनों वायरस के क्या क्या सिम्टम्स है, लोग कैसे पहचान पाएंगे ओमिक्रॉन से मुतासिर हुए हैं? ठीक है डॉक्टर अनिमेश, चूंकि आप कोविड इंचार्ज हैं तो आप बताइए कि दोनों में फर्क क्या है, ओमिक्रॉन और कोरोना? दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप नहीं पहचान पाएंगे कि ओमिक्रॉन है कि डेल्टा है कि अल्फा है, आप नहीं पहचान पाएंगे, और इसको पहचानने की जरूरत भी नहीं है। जब कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज किया जाता है। कोविड का इलाज अभी जो हम कर रहे थे सिम्टम बेसिस पे कर रहे थे, और जो दवाइयां उसके लिए आई हैं वह भी वेरिएंट पे फर्क नहीं करती, सीधा इलाज कर देती है। क्योंकि अब हमारी मीडिया बहुत जागरूक है और आपके पास सभी जानकारियां तेजी से उपलब्ध है, इसलिए आम जनता तक ये वेरिएंट की बात पहुंच रही है। इससे पहले लोगों को वेरिएंट की बात नहीं पता लगती थी। डेंगू के भी 4 वेरिएंट होते हैं, आपको नहीं पता कि आपको कौन सा डेंगू हो रहा है, क्योंकि डेंगू एक पुरानी बीमारी है, उसके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती। तो कोविड के वेरिएंट लगातार आते जाते हैं। जब भी वेरिएंट का मतलब होता है कि चेंज हो गया, थोड़ा बहुत चेंजेस आया तो वो फैलने की शक्लें चेंज हो रही हैं, मतलब आपको एहतियात वैसे ही बरतना है, शक्लें सिर्फ चेंज हो रही हैं। डॉक्टर डागर, मैं आपके पास आना चाहूंगी आपके प्रोफेशन के हवाले से, और लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि आप एक अगर पेशे में हैं तो दूसरा करिकुलम एक्टिविटी भी कर सकते हैं, और वो करिकुलम एक्टिविटी आपकी जिंदगी को निखार भी सकता है। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा आप? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से जूर अहमद बोल रहा हूँ मैम। कैसे हैं आप? ठीक है मैम। आप सवाल कर सकते हैं, क्या सवाल है आपका? कश्मीर के बांडीपुरा में ठंड तो बहुत ज्यादा होगी। बहुत ठंड इधर मैम, हम बर्फ में बैठे हैं मैम। चलिए बर्फ का लुत्फ लीजिए, और जो परेशानी हो उसके हवाले से सवाल कर सकते हैं। 2 डॉक्टर हमारे साथ हैं, वो आपके सवाल को सुन रहे हैं। बिल्कुल मैम, मुझे सवाल है कि किस किस सब्जी में विटामिन डी और विटामिन बी होता है, ये किस किस सब्जी में होता है मैम, और मीट किस मीट में होता है मैम? कि फिर से पूछिएगा, सवाल क्या है? कैसे हम इसका इस्तेमाल इसको कर सकते हैं मैम? फिर से आप सवाल दोहराएंगे अपना? मैम सब्जी कौन कौन सी खाएंगे? ओके, के लिए कौन सी अच्छे जी, सब्जी कौन कौन सी खाएंगे और किस मीट में होता है मैम ये विटामिन डी विटामिन बी जो बोलते हैं डॉक्टर साहब? ठीक है, यानी आप डॉक्टरों के मशवरे को अभी सुन रहे थे। जो बात डॉक्टर अनिमेश कह रहे थे उसी के हवाले से उनका ये कहना है कि अगर इन विटामिन को लेना है तो सब्जी कौन कौन सी ले। एक बार फिर से चंद अल्फाज में दोहरा दीजिएगा डॉक्टर अनिमेश। जी, जैसा मैंने कहा कि वेजिटेबल्स में विटामिन ज्यादा नहीं होते, पर दूध में होता है। हाँ। दूध में एक स्पेशल बात ये होती है कि पानी में घुला हुआ विटामिन डी होता है। विटामिन डी एक ऑयली डिजॉल्व विटामिन होता है, यूजुअली वसा में घुला हुआ विटामिन होता है, बस दूध में वो पानी में घुला हुआ होता है। इसलिए किसी भी चीज में आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा, जो मिलेगा ऑयल से मिलेगा, जैसे फिश ऑयल में, जो फिश लिवर ऑयल बोलते हैं उसमें मिलेगा, पर दूध में आपको मिल सकता है। और दूध में विटामिन डी होता है, इसलिए आपको दही में या पनीर में भी मिल सकता है। इसके अलावा मशरूम में आपको विटामिन डी मिल सकता है। अगर आप एग खाते हैं तो आपको एग में विटामिन डी मिल सकता है। विटामिन B12 जो होता है वो हमारी बॉडी बनाती है कुछ बैक्टीरिया की सहायता से, तो दही में, कर्ड में आपको विटामिन मिलता है, जिसके मिल सकता है। और अंकुरित अनाज में जो लेग्यूम्स होते हैं उनमें आपको मल्टीविटामिन मिल सकता है। ठीक है, तो ये सवालों के जवाब है, उम्मीद करते हैं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर सुनील डागर, अब आप पर आते हैं। क्यूरिकुलम एक्टिविटी की मैं बात कर रही थी। आपने जब शुरुआत की उस वक्त जाहिर सी बात है परेशानी आई होगी, अब तो अब मुझे लगता है कि यूज टू हो गए होंगे। लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे, और कितना सुकून महसूस करते हैं जब आप रनिंग करते हैं? और अब रनिंग शायद आपका पेशा नहीं कहूँगी, एक पैशन बनता हुआ जा रहा है, ऐसा मालूम होता है, क्योंकि दर्जनों आपने मेडल्स जीत लिए हैं अब तक।
जी डेफिनेटली, शुरुआत जरूर किसी परेशानी में की थी, बट अब ये मेरे लिए मेरा पैशन बन गया है। इसको मैं नहीं करने से मुझे अपने लाइफ में जो है ना एक खालीपन महसूस होता है। मुझे याद है कि जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, लॉकडाउन लगा था, हम लोग बाहर जाना अलाउड नहीं था, तब मुझे बड़ी परेशानी होती थी, मुझे नींद आने में भी परेशानी होती थी, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो हमारे ये इट्स वन ऑफ द बेस्ट कार्डियो एक्सरसाइज, और उसकी कारण क्या होता है कि हम लोग के बॉडी में सेरोटोनिन जो है वो रिलीज बढ़ता है, जो हमारे मानसिक सुकून, मेंटल फिटनेस और नींद के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इससे जो है ये भी एक फायदा मिलता है। तो उसी समय हम लोगों ने और कुछ कोशिश की, जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने जो काफी सारे फिटनेस वीडियोस अवेलेबल हैं, वेरीफाइड वीडियोस, जिनको हमने देख के घर में स्टैंडिंग स्टैटिक रनिंग शुरू की और प्राणायाम, सूर्य नमस्कार शुरू किया। तो उससे हमारा फिटनेस लेवल वही कम नहीं बना। रनिंग जो लोग करते हैं वो लोग योगा और मसल स्ट्रेटनिंग पे ज्यादा जोर ना दें तो भी चलेगा क्या? मतलब बैलेंस हो सकती हैं चीजें? डेफिनेटली, बट कार्डियो का कोई और रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। कार्डियो एक्सरसाइजेस कार्डियो के द्वारा ही होंगी। आप जरूरी नहीं है कि आप सीधा मैराथन रनर बन जाएं। आप जॉगिंग से शुरू करिए, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग करिए, जो आपकी बॉडी अलाउ करती है। आपको अपनी बॉडी को धीरे धीरे उसमें ढालना होता है। यू कैन नॉट अब्यूज योर बॉडी। बिल्कुल। एक कॉलर और जुड़ चुके हैं प्रोग्राम में, जिन्हें शामिल कर लेते हैं। आपके पास लौटेंगे डागर साहब। कौन साहब इस वक्त फोन लाइन पर है? हेलो डॉक्टर साहब आदाब। बताइए। हेलो जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। बात कर रहा हूँ डॉक्टर। मेरे कई दोस्त लोग गोश्त, फिश वगैरह छोड़ दिए हैं, तो क्या जी मतलब का छोड़ना? ऐसा है राज साहब कि यह सब अफवाहें थी, मिथक थे कि नॉनवेज खाने से या एग खाने से कोविड फैलेगा। तो शुरुआत में ऐसा हल्ला मचा कि कुछ स्पेशल टाइप के जो मीट खाया गया है कहीं पे जिससे कोविड आया, पर ये सब बातें कभी साबित नहीं हो पाई। और ऐसे समय पे आपको हेल्दी डाइट लेना है। मैं नॉनवेज खाने से मना नहीं कर रहा हूँ, पर नॉनवेज जब वो खाइएगा जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो सके, आसानी से पच सके, क्योंकि लगातार आप हो सकता है कभी लॉकडाउन हो जाए या बाहर घूमने की मनाही हो जाए, और ऐसे समय पे ऐसा खाना खाना कि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि हम बाहर नहीं घूम पा रहे, खाना पचने में दिक्कत आती है, कई बार तो एसिडिटी बढ़ती है। खाना हेल्दी अगर है तब सब कुछ खा सकते हैं। आप एग खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, पर प्रॉपर तरीके से पकाया हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अधपका या कच्चा नहीं खाना चाहिए। जी, चूंकि अनिमेश साहब एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, कोविड इंचार्ज हैं आप, तो ये सवाल करना लाजमी हो जाता है। जो पहले बेड्स थे, क्या सरकार की तरफ से और हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से एक बार फिर से अब तादाद बेड्स की बढ़ाई जा रही हैं? क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? जी, दो चीजें हैं इसमें। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि पहले की तुलना में अब हमें ज्यादा अच्छा नॉलेज है इस बीमारी के बारे में। जब शुरुआत में फर्स्ट लहर आई थी तब हम कुछ भी नहीं जानते थे, तब हमें पता है कि लोगों को कैसे मैनेज करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें यह पता है किसको एडमिट करना है और किसको एडमिट नहीं करना है। सबसे जो बेड की दिक्कतें आई थी शुरुआत में, वही इसलिए आई थी कि हम सभी को एडमिट कर रहे थे। अब हमें पता है कि 90% पॉपुलेशन को एडमिशन की जरूरत नहीं है, और जैसे मैंने बोला कि ओरल टेबलेट आने के बाद हो सकता है हम 5% और पॉपुलेशन को एडमिट ना करें। और चूंकि मैराथन रनर हमारे साथ हैं तो और डॉक्टर भी हैं, तो आप मशवरा क्या देंगे बहुत जल्दी? डागर साहब क्लोजिंग करने वाले हैं। जी डेफिनेटली, आप फिटनेस एक्टिविटीज को बरकरार रखिए, और जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको फॉलो करते रहिए। तो डॉक्टरों का यही मशवरा है, और फिटनेस एक्टिविटीज पर जोर देते रहिए, ताकि आप फिट रहेंगे तो हिंदुस्तान भी फिट रहेगा, हिंदुस्तान फिट रहेगा तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलती रहेगी जिंदगी में अपने अपने मशवरे देने के लिए लोगों को। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।